जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा बजट को लेके। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बजट के बारे में कुछ जानकारी दी थी कि जो आज बजट पेश होगा उसमें आपको क्या मिलेगा। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि पीएम मोदी जी ने बजट से पहले एक भाषण दिया है। उन्होंने कुछ बातें कही है कि वो किस तरीके का बजट पेश करेंगे। तो दोस्तों जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही आज बजट पेश हुआ, यानी पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला। उनका जो ये बजट था वो था देश के भविष्य के लिए कि 2047 तक कैसे देश को विकसित करना है, कैसे युवा पीढ़ी को आगे ले जाना है, कैसे देश का औद्योगिकीकरण करना है, कैसे डिजिटलाइजेशन करना है, कैसे रोजगार के अवसर प्रदान करने हैं। सारी चीज दोस्तों इस बजट को लेकर यही थी, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा इस बजट को लेके, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं। बजट 2024 हुआ पेश, जो बोला सच हुआ। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने आपको कल बताया था वीडियो में वही हुआ। मैंने आपको बताया था कि जो पीएम मोदी जी ने भाषण दिया है बजट को लेके वो उसी पर बजट पेश करेंगे। और मुश्किल है कि आपको कुछ मिले, क्योंकि वो देश का भविष्य तय करना चाहते हैं, यूथ को आगे ले जाना चाहते हैं, और उसमें पेंशनर्स की मांगे और सरकारी कर्मचारियों की मांगे नहीं है। ये भी दोस्तों कल मैंने आपको बताया था और आपसे भी पूछा था कि आपको क्या मिलेगा इस बजट से। अब मिलेगा ओआरओपी 3 या फिर 18 महीने का डीए का एरियर। यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। दोस्तों इसके बारे में मैंने भी बताया था कि हो सकता है कि इस बजट में 18 महीने का डीए का एरियर मिल जाए या फिर ओआरओपी 3 का बजट मिल जाए। दोस्तों ऐसा हम क्यों कह रहे थे, सिर्फ मैं ही नहीं और भी सोशल मीडिया के चैनल है वो भी यही बता रहे थे। हो सकता है कि बजट में आपको मिल जाए, ऐसा बता रहे थे। दोस्तों वो किस बेस पर बता रहे थे? वो बता रहे थे कि जो दूसरे संगठन है उन्होंने डिमांड भिजवाई है वित्त मंत्रालय के पास कि जो आप ये बजट पेश करेंगे इस बजट में आप घोषणाएं करें, चाहे वो 18 महीने का डीआर का एरियर हो, चाहे वो ओआरओपी 3 का बजट हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम देने का मामला हो। लेकिन दोस्तों जो संगठनों ने डिमांड करी थी वो सब धरी की धरी रह गई। इस बजट से आपको कुछ नहीं मिला। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हालांकि पेंशनर्स का गुस्सा फूटा है, गुस्सा हो रहे हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि दोस्तों हम सरकार से लड़कर कहां जाएंगे। रहना हमें इसी देश में है, इसी सरकार के अंतर्गत काम करना है, तो हम लड़ तो नहीं सकते सरकार से, सिर्फ अपनी मांगे ही दे सकते हैं और एक चीज अच्छी सोच सकते हैं कि आगे चलकर हमें कुछ मिले। अगर इस बजट से हमें नहीं मिला है इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, ओआरओपी 3 नहीं मिलेगी, 8वां पे कमीशन नहीं मिलेगा। सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको आगे और समझाऊंगा, तो आपको निराश नहीं होना, बिल्कुल वीडियो देखते रहिए आगे। तो दोस्तों ओआरओपी 3, 18 महीने का डीए एरियर या फिर 8 सीपीसी पर कोई चर्चा नहीं हुई। कल संसद का भी जवाब आ गया, वहां पे भी 8 सीपीसी पर और ओपीएस पे मना कर दिया गया कि अभी ये दोनों चीजें विचाराधीन नहीं है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। खुल गया पिटारा, पिटारा तो खुला लेकिन पेंशनर्स के लिए नहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं, देश को विकसित करने के लिए उसका पिटारा खुला है। बजट 2024 में क्या क्या मिला देखिए डिटेल वीडियो। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे ही बजट आज पेश हुआ तो जितने भी पूर्व सैनिक थे, पेंशनर्स थे, चाहे वो स्टेट के हों, डिफेंस के हों, सिविल के हों, वो नाराज हो गए कि ये बजट हमारे मन मुताबिक नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो दोस्तों सार्जेंट धर्मेंद्र सिन्हा जी यहां पे कमेंट करें, घोषणा मंत्री का 7वां भाषण भी सैलरीड मिडिल क्लास के लिए धोखा साबित हुआ। यानी जो ये बजट पेश हुआ ये एक तरीके का धोखा है पूर्व सैनिकों के साथ, पेंशनर के साथ। केवल व्यापारियों की यह सरकार है, जो बिजनेस क्लास लोग हैं उनके लिए यह बजट है, जो कॉर्पोरेट लोग हैं उनके लिए यह बजट है। दोस्तों देश को विकसित करने के लिए यह बजट है, यह सही बात है। और ये मोदी जी ने भी कहा था बजट से पहले, जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था। यानी जो ये पूरा बजट है ये देश को देखते हुए है, देश को देखते हुए कि किस तरीके से देश को आगे विकसित करना है 2047 तक। इसमें इन्वेस्टमेंट है,
इसमें कॉरपोरेट है, औद्योगिकरण है, महिलाओं को रोजगार देना है, गरीबी हटाना है, इसमें महंगाई को कुछ हद तक कम करना है, नई नई इंडस्ट्री खोलनी है, कॉरपोरेट सेक्टर में किस तरीके से भर्ती करनी है, प्राइवेट कंपनियां खोलनी है, वो सारी चीजें हैं इसमें। औद्योगिकरण करना है, लघु उद्योग कैसे करना है ये भी इसमें है, कैसे जो गरीब जनता है उनको कैसे रोजगार देना है, उनके लिए कैसे छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर खोलने हैं, ये सब चीजें हैं इसमें। तो दोस्तों आज पेंशनर्स बहुत नाराज हुए, उन्होंने कमेंट किया। ऐसी एक पेंशनर लिखते हैं, खन्ना जी मैंने पूरा बजट देखा, जब से बजट स्टार्ट हुआ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, मैं शुरू से ही टीवी पे बैठ गया था, मैंने पूरा बजट देखा लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं है। दोस्तों बिल्कुल जायज बात है, पेंशनर्स का गुस्सा होना बनता है। शुरू से ही जब भी बजट पेश होता है तो उसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए कुछ नहीं होता। ये पेंशनर सवाल पूछते हैं, जितने भी संगठनों ने डिमांड उठाई थी तो वो डिमांड कुछ भी नहीं है इस बजट में। ऐसा क्यों? कुछ तो होना चाहिए ना दोस्तों, ये तो मैं भी एग्री करता हूं, कुछ तो होना चाहिए। जो संगठनों ने डिमांड उठाई थी उसी के बेस पर हमने आपको वीडियो बना के दी है कि ये चीजें घोषित हो सकती हैं इस बजट में। इसका भी प्रूफ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो दोस्तों पेंशनर्स यहां पे बहुत गुस्सा हुए। फिर दोस्तों शुरू में मोदी जी ने कह दिया था कि जो ये हमारा बजट है ये किस प्रकार का होगा। मोदी जी ने शुरू में भी कहा बजट से पहले, और जब बजट पेश हो गया उसके बाद भी कहा कि जो ये हमारा बजट है ये गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवा के लिए, अन्नदाताओं के लिए है, उनके लिए ये बजट है। ये बात इन्होंने शुरू में ही क्लियर कर दी थी, जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो में बताया था। फिर दोस्तों आगे क्या हुआ? फिर दोस्तों यहां पर शिवा गोपाल मिश्रा जी ने पहले एक मैसेज किया था बजट से पहले। इन्होंने कहा था रेलवे बजट से लगभग 13 लाख रेल कर्मचारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। सिर्फ पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को ही उम्मीदें नहीं थी, जो दोस्तों रेल के कर्मचारी हैं उनको भी उम्मीदें थी इस बजट से। काफी पेंशनर्स को, पूर्व सैनिकों को, स्टेट के पेंशनर्स को, सिविलियंस को बहुत उम्मीदें थी कि हमें कुछ मिलेगा इस बजट से। सरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर विचार कर सकती है, ऐसा इन्होंने कहा। वही इस बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन के ऐलान की भी उम्मीद है। इन्होंने पहले ऐसा ही सोचा था कि जो हम मांग दे रहे हैं हो सकता है कि बजट में कुछ इसका ऐलान हो जाए, इनको पूरा भरोसा था। दोस्तों शिवा गोपाला मिश्रा जी महामंत्री हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के, इनको पूरा भरोसा था कि इस बजट में कुछ होगा। लेकिन दोस्तों कल जो संसद में प्रश्न उठा 8वें वेतन आयोग को लेके या फिर ओपीएस को लेके, साफ मना कर दिया गया कि 8वां वेतन आयोग अभी विचाराधीन नहीं है भारत सरकार के द्वारा, और ना ही ओपीएस को लागू करने का जो मामला है वो भी विचाराधीन नहीं है। यानी 8th पे कमीशन अभी यहां पे मना करा और ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को यहां पे मना करा। दोस्तों ये सिर्फ अभी विचाराधीन नहीं है, यानी अभी भारत सरकार इस पे कोई काम अभी नहीं कर रही है फिलहाल। ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरीके से मना कर दिया भारत सरकार के द्वारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मना नहीं करा है भारत सरकार ने कि हम इस पर कभी आगे काम नहीं करेंगे, या फिर ये लागू हो ही नहीं सकता, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो चाहे फिर वो 8 सीपीसी हो। सिर्फ अभी ये बोला है कि ये मामला अभी विचाराधीन नहीं है। प्रेजेंटेशन गई है भारत सरकार के पास इसे लागू करने के लिए। भारत सरकार ने ये माना है कि हमारे पास प्रेजेंटेशन आए हैं, इसके मांगे आई हैं इसे लागू करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इन्होंने ऐसा कहा है। तो आप ना उम्मीद मत होइए, आप ऐसा मत सोचिए कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों 8 सीपीसी आपको मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं मिलेगा क्योंकि अभी भारत सरकार यहां पे काम नहीं कर रही है, जैसा कि उन्होंने संसद में बताया। और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मामला है दोस्तों वो थोड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि वो एक पुरानी पेंशन देने का मामला है, लास्ट बेसिक का 50%। भारत सरकार क्या करेगी, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसे ही दुरुस्त करेगी, उसमें कुछ चेंजेस करेगी जिससे आपको नुकसान ना हो। दोस्तों एनपीएस के जो कर्मचारी है उनके लिए भी एक घोषणा करी है, और दोस्तों घोषणा यह है, एनपीएस को लेकर बजट 2024 में एक बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ाकर 14% किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, पहले जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था वो था 10%, अब उसे बढ़ाकर 14% कर दिया है, और गवर्नमेंट तो यहां पे 14% दे ही रही है। तो दोस्तों अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन लगभग सेम हो गया है, 14%। तो दोस्तों इससे आपको ही फायदा हुआ है, क्योंकि जो अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन करा है,
जो इंस्टीट्यूट काटता था, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो काटती थी, अब 10 से बढ़ाकर वो 14% कर दिया है। तो ये एनपीएस के लिए करा गया है, जो एनपीएस के कर्मचारी है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहां पे संसद ने मना कर दिया कि 8वां वेतन आयोग पर अभी हम विचार नहीं कर रहे हैं, अभी ये विचाराधीन नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत पॉजिटिव हूं इन मामलों में। मैं एक एक चीज को बारीकी से देखता हूं कि क्या संसद में बोला गया है, क्या चीजें भारत सरकार कर रही है। और दोस्तों आपको 8 सीपीसी मिलेगा, 8वां वेतन आयोग मिलेगा। बजट में इस चीज का ऐलान नहीं हो सकता था, बजट में इस चीज का ऐलान नहीं हो सकता था। डायरेक्टली ये बात नहीं कहेगी कि 8वां वेतन आयोग आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली ये बात नहीं होगी। पहले इस पे प्रिपरेशन होगी, काम होगा, तब कुछ मिलेगा आगे चलकर। तो दोस्तों आप ऐसा मत सोचिए कि आपको नहीं मिलेगा, अभी भारत सरकार इस पे काम नहीं कर रही है, आगे विचार कर सकती है, तो आपको बी पॉजिटिव रहना है। फिर दोस्तों आज के बजट में हुआ क्या, एक तो इनकम टैक्स स्लैब चेंज हो गया, यानी जो न्यू टैक्स स्लैब था उसमें थोड़ा बहुत तब्दीली करा है। 0 से 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख तक की इनकम पे 5%, 7 से 10 लाख तक की इनकम पे 10%, 10 से 12 लाख की इनकम पे 15%, 12 से 15 लाख तक की इनकम में 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30%। इतना दोस्तों ये परसेंट लगा दिया है टैक्स का, इसके हिसाब से अब आपका टैक्स काटा जाएगा। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पुराने वीडियो आप उठा के देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो ये बजट घोषित होगा इसमें टैक्स स्लैब में कुछ चीजें चेंज हो सकती है। दोस्तों पहले मैंने वीडियो में आपको यह भी बताया था कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 से बढ़ाकर ज्यादा किया जा सकता है, और दोस्तों वही आज हुआ, 50,000 से बढ़ाकर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन वो 75,000 कर दिया है। तो दोस्तों इससे थोड़ी टैक्स में राहत मिल गई है, थोड़ी बहुत। दोस्तों आपको टैक्स की राहत मिली है लगभग 15,000 से 17,000 तक। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक तो टैक्स स्लैब में थोड़ा बहुत चेंज हुआ, उसके बाद मैंने आपको बताया था रोजगार को लेके। जी हां दोस्तों, आगे आने वाले टाइम में प्राइवेट कंपनी है वो और खोली जाएंगी। जी हां दोस्तों, रोजगार के अवसर और प्रदान किए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों का कुछ पता नहीं कि उनको रोजगार के अवसर प्रदान होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कॉर्पोरेट क्षेत्र में वहां पे आपको अवसर मिलेंगे रोजगार में। फिर दोस्तों यहां पे महंगाई थोड़ी बहुत कंट्रोल में करी है, ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत कंट्रोल करी है। कुछ चीजें कम कर दी गई हैं, जैसे कि दोस्तों कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट, लेदर और सी फूड्स, इसके दाम में थोड़ी बहुत गिरावट करी है इस बजट में लेके। बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान गया है। बजट में रोजगार और स्किल पर फोकस किया गया है, स्किल डेवलपमेंट। ये एक मोदी जी का लक्ष्य है कि किस तरीके से हमें स्किल डेवलपमेंट करना है, यानी जो काम नहीं कर सकता कोई आदमी, उसको कैसे स्किल प्रदान की जाए जिससे वो काम कर सके, कोई खाली ना बैठे। तो दोस्तों मोदी जी का इन चीजों पर फोकस है। एक तो रोजगार हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, महिला को कैसे बढ़ावा देना है, उसके बाद औद्योगिकरण हो गया, गरीब हो गए, युवा हो गए, महिला हो गए। दोस्तों इन चीजों को बढ़ावा दिया है। ऐसे दोस्तों युवाओं को भी यहां पे अवसर दिया है, युवाओं को भी थोड़ा मौका दिया है, यानी इनको आगे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और दोस्तों ये भी कॉर्पोरेट क्षेत्र में। फिर दोस्तों बिहार स्पेशल, जो बिहार वाले हैं उनको भी कुछ फायदा दिया है, जैसे सड़क परियोजना के लिए बिहार में 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, जो बिहार में रहते हैं उनके लिए सौगात दी है मोदी जी ने। दोस्तों ये सब चीजें थी, यानी महिलाओं पे जोर, युवा के लिए कुछ करना, जो गरीब है उनको कैसे विकसित करना, स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, औद्योगिकरण करना, डिजिटलाइजेशन करना, जैसा मैंने आपको कल बताया था वही सेम चीजें इस बजट में प्रस्तुत करी है। फिर दोस्तों ये कल का जवाब है 8 सीपीसी पर और ओपीएस पे, जो लोकसभा में उठा था। 8 सीपीसी को लेकर और ओपीएस को लेकर भारत सरकार ने कहा कि अभी हम इस पे विचार नहीं कर रहे हैं, 8 सीपीसी पर या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम पर। दोस्तों 8 सीपीसी तो आपको आगे मिलेगा, भले ही भारत सरकार अभी उस पर काम नहीं कर रही है, लेकिन भारत सरकार को यह देना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो विपक्ष है वो इन पे दबाव बनाएगा बहुत बुरी तरीके से। तो भारत सरकार को 8 सीपीसी जरूर देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है। बात रही ओल्ड पेंशन स्कीम की, दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल काम है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, क्योंकि एनपीएस उसके एवज में ला दिया है। एनपीएस, और एनपीएस कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, काफी पैसा लगा है इस सॉफ्टवेयर को बनाने में, एनपीएस को डालने में। तो एनपीएस में ही कुछ चेंज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम का क्राइटेरिया है उसको देने के लिए भारत सरकार को बहुत पैसा देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारत सरकार के पास इतना पैसा है नहीं, वो मजाक करती है कई बार
ऐसा मैं नहीं कहता हूं, कई बार भारत सरकार ही बताती है, लेकिन हम तो अच्छे की उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा मिले। दोस्तों, जो ये बजट पेश हुआ, ये एक प्री प्लान बजट है। हमें पहले से ही पता था कि ये चीजें संभावित हैं। इस बजट को लेकर ये घोषणाएं हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है। हालांकि संगठनों ने प्रेशर बनाया भारत सरकार पे अपनी मांग देकर कि आप बजट में 18 महीने के डीआर का एरियर पे बात करें, 8 सीपीसी पर बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम पर बात करें, ओआरओपी 3 का बजट अलॉट करें। लेकिन भारत सरकार ने फिलहाल ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार ने पहले बताया था कि जो ये बजट है, ये देश का बजट है। किस तरीके से देश को विकसित करना है, कैसे 2047 तक देश को विकसित करना है, उस पर ही आधारित होगा, जिसमें गरीब, किसान, महिला, युवा ये सब होंगे। उनको देखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं फिर भी निराश नहीं हूं। मैं फिर भी निराश नहीं हूं और मैं हमेशा आपको प्रोत्साहन करता रहूंगा कि आप भी बिल्कुल निराश मत होइए। और हम ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द 8 सीपीसी आपको मिले और ओआरओपी 3 की पेंशन टेबल भी मिले। जी हां दोस्तों, और मैंने आपको यह भी बताया था कि जुलाई की पेंशन में आपको ओआरओपी 3 की पेंशन नहीं मिलेगी। जो जो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं, वो इस बजट को लेकर बिल्कुल सही साबित हुई हैं। जी हां दोस्तों, तो हम ऐसी उम्मीद करेंगे आगे चलकर आपको ओआरओपी 3 पेंशन टेबल जल्दी से जल्दी मिले, और 8 सीपीसी की जो बात है वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल सही सोचना है। और दोस्तों, हम इस सरकार के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। हम इस देश में रहते हैं, हम देश के नागरिक हैं। तो सरकार से हम बैर करें या फिर इसके अगेंस्ट जाएं, ये कभी नहीं हो सकता। आप मांगे रख सकते हो, हड़तालें कर सकते हो, मांगों को लेकर सड़क पे भी जा सकते हो, धरना प्रदर्शन कर सकते हो, संसद तक जा सकते हो, लेकिन आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। कुछ बोल सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ आप नहीं जा सकते, क्योंकि इस सरकार ने ही हमें कुछ देना है। अब आप बोलोगे कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने वीडियो में राजनीतिक बिल्कुल नहीं करता। जी हां दोस्तों, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, इस सरकार से हटकर, इस देश से हटकर हम नहीं चल सकते। ये एक रियलिटी है। इस देश से हटकर या फिर इस देश में जो सरकार है उससे हटकर हम नहीं चल सकते। हमें लड़कर भी लेना है, मांगे भी रखनी है, सब कुछ करना है, लेकिन आप सरकार से हटकर नहीं रह सकते। अगर आप इस देश में रहते हो तो जो कुछ करना है वो हमें ही करना है। लगातार मांगे चलती रहेंगी, लगातार डिमांड चलती रहेंगी, और हम ऐसी उम्मीद करेंगे इस सरकार से कि हमें कुछ दे, आगे चलकर हमें कुछ मिले। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।